हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और शार्ट में इसको बीपीटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो थ्योरम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है कक्षा 10 के दृष्टिकोण से। ये डायरेक्टली इस थ्योरम का प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आपको प्रश्नावली में ज़रूर दिखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि थ्योरम क्या कहता है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। ध्यान दो, प्रमेय 6.1 के नाम से आपके बुक में, कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, शॉर्ट में इसको बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपके बुक में थ्योरम में लिखा गया है और हम इसको एक फिगर के माध्यम से बना के आपको समझाते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है और इसमें क्या प्रूफ करना रहता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम कहता है कि मान लो एक त्रिभुज है, ध्यान देना, इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं त्रिभुज को, एक मिनट रुकिए। ध्यान दीजिएगा, मान लो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है ना। अब करना क्या है कि इसकी किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो मान लो हम इस बीसी भुजा के समांतर एक रेखा हम यहां से खींचते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं ई और एफ, ई और एफ, ठीक है ना। ये जो ई एफ रेखा है वो क्या है, बीसी के समांतर है। हमको क्या बताना है कि अगर हम एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर रेखा हम खींच दें तो ये रेखा जो होगी वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है। आपको दिखाना है कि जब ये ऐसा होता है कि एक समांतर रेखा खींच दो और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करो तो क्या होता है कि इस भुजा का ए ई और ई बी यानी ये अनुपात और इस भुजा का ए एफ एफ सी यानी ये अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही बीपीटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हमें बताता है, ठीक है ना। तो हमको यही चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है, ध्यान देना, दिया है में लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे कि हमारे पास ज्ञात क्या है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, सी है, जिसमें जो ई एफ है वो समांतर है बी सी के, ई एफ समांतर है बी सी के, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है, सिद्ध क्या करना है भाई, इस थ्योरम में सिद्ध करना है ध्यान देना, सिद्ध करना है कि जो ए ई बटा ई बी का अनुपात है, ए ई बटा ई बी का जो अनुपात है वो बराबर होगा दूसरी भुजा ए एफ और एफ सी के अनुपात के, ए एफ और एफ सी के अनुपात के, ठीक है ना। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो करते क्या है, यहां पर हम कुछ रचनाएं करेंगे इस फिगर में। तो ध्यान दीजिए क्या क्या रचना करेंगे। तो यहां हेडिंग डालेंगे रचना, रचना में ध्यान देना सभी, क्या क्या रचना करने वाले हम। सबसे पहले हम इस एफ बिंदु से इस ए बी पर एक लंब खींच देंगे और इसका नाम लिख देंगे एम। हमने क्या किया, एफ बिंदु से ए बी पर एक लंब खींचा एफ एम, यानी एफ एम लंब खींचा ए बी पर,
कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद ई से एक लंब खींच दिया हमने और इसका नाम दिया एन। ठीक, तो हमने क्या किया, ई एन लंब खींचा किस पर, ए सी पर। ठीक है ना, ई एन लंब खींचा ए सी पर। उसके बाद कुछ चीजें और करेंगे, हम ई से सी को मिला देंगे, ई से सी को मिला दिए, तो फिर आगे लिखेंगे ई से सी को मिलाया, तथा एक चीज और करनी है, क्या भाई, अब की बार हमें बी से एफ को मिला देना है। बी से एफ को मिलाया, आगे बी से एफ को मिलाया, ठीक है ना, बी से एफ को मिलाया। इतना हमने रचना किया। ठीक है ना, एफ एम लंब खींचा ए बी पर, ई एन लंब खींचा ए सी पर, ई से सी को मिलाया और बी से एफ को मिलाया। ठीक है ना, इतना हमने रचना कर दिया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे उपपत्ति। प्रूफ मतलब जब प्रूफ करना होता है तो हम उपपत्ति लिखकर उसको प्रूफ करते हैं। तो उपपत्ति करने जा रहे हैं, यानी सिद्ध करने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सभी देखना, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा ए एफ ई। ये त्रिभुज देखो ध्यान से, ए एफ ई। किस त्रिभुज में? ए एफ ई में। ठीक है, ए एफ ई में ध्यान से देखना। इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आवश्यकता होती है त्रिभुज के? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ हम लिख देते हैं, आपको ध्यान दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता ना। तो ए एफ ई में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए एफ ई। ए आर लिख देंगे आप, तो शॉर्ट में वो एरिया पढ़ा जाएगा। एरिया किसका निकाल रहे हैं? त्रिभुज ए एफ ई का। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला यही होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार। अब आधार देखना ध्यान से, ये त्रिभुज का आधार आप इसे मान सकते हो ए ई को। ठीक है ना, आप आधार ई एफ को भी मान सकते हो, आप आधार ए एफ को भी मान सकते हो। ठीक, समझ पाए ना। तो हम आधार लेते हैं क्या, ए ई को। तो आधार क्या है, ए ई, और गुणे ऊंचाई। ध्यान से देखो, ऊंचाई क्या होती है? जिसे एक त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई मतलब उसके शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर जो लंब रेखा होती है वही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है त्रिभुज की। तो यहाँ देखो, ये त्रिभुज का इस शीर्ष बिंदु से यही तो लंबवत रेखा आई है, तो ये इसकी क्या मानी जाएगी, ऊंचाई मानी जाएगी। तो ऊंचाई क्या होगा, एफ एम। एफ एम, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया किस त्रिभुज का, ए एफ ई का। अब ध्यान से सुनो, अब बात करेंगे हम त्रिभुज बी एफ ई में। देखो ध्यान से, बी एफ ई में, त्रिभुज बी एफ ई में। इस त्रिभुज में भी हम क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज का भी एरिया निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, वैसे फार्मूला फिर लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ ई। तो क्या होगा फार्मूला, 1/2 गुणे आधार। अब देखना ध्यान से, आधार इसका क्या ले, आधार की बात आती है तो फिर तीनों भुजा में से कोई भी आप आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चूंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं तो हम आधार लेंगे क्या, ई बी, और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ध्यान से देखो, ऊंचाई हम लेंगे एफ एम। अब आप कहोगे सर ऊंचाई एफ एम क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, वो तो ये त्रिभुज के बाहर है। तो एक बात थोड़ी समझो ध्यान से, अगर त्रिभुज ऐसा है, ठीक, हमने बताया है ऊंचाई होता क्या है,
उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। ठीक, तो यही तो ऊंचाई होती है। अगर मान लो त्रिभुज ऐसा है, तो हम इस भुजा से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर हम ऐसे लेकर जाएंगे तो फिर ये लंबवत नहीं माना जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ से इस पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। तो यही इस त्रिभुज की क्या मानी जाएगी, हाइट मानी जाएगी, ऊंचाई मानी जाएगी। बात समझे ना, ऊंचाई का मतलब होता है लंबवत ऊंचाई। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई लाई कर सकती है और त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई लाई कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ही त्रिभुज है, ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ, इसलिए इसकी ऊंचाई कहाँ होगी, बाहर होगी, और यही मानी जाएगी कौन, एफ एम। ठीक है ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई हम लिख देते हैं, क्या है, ध्यान देना सभी, त्रिभुज की ऊंचाई बनेगी एफ एम, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हम चलते हैं इसी त्रिभुज ए ई एफ, ध्यान देना, या ए एफ ई, चाहे ए ई एफ कहो चाहे ए एफ ई कहो, इसका एक बार फिर से एरिया निकालते हैं, लेकिन अब की बार हम इसको आधार मानेंगे, ए एफ। दोबारा चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए एफ ई में, और निकालते हैं क्या, इसका एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई बराबर क्या बनेगा, 1/2 गुणे आधार। अब आधार क्या लिया जाए, फिर बात आई तीनों भुजा में से कोई भी भुजा ले सकते आधार के रूप में। अब की बार हम आधार लेंगे ए एफ, आधार लेंगे ए एफ, और ऊंचाई क्या लेंगे, उस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब। तो यहाँ भी देखो ये शीर्ष लेकर और सामने वाली भुजा पर क्या डाला गया, लंब, तो इसकी ऊंचाई क्या बन जाएगी, ई एन। ठीक है ना, क्योंकि देखो ध्यान से सभी, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं और एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब है, और वही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ से एक बार ऊंचाई ये माना था, ये भी ऊंचाई थी भाई, लंबवत शीर्ष से लंब थी, ये भी ऊंचाई बनेगी क्योंकि ये भी शीर्ष से लंबवत ही है। बात समझे ना। तो ये आपका समीकरण नंबर बन गया 3। अब एक और त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान से सभी देखो, ई एफ सी, ये वाला त्रिभुज ई एफ सी। तो बात करेंगे त्रिभुज ई एफ सी में, देखो ध्यान से, ई एफ सी में, ई एफ सी में एक बार फिर से इसका भी एरिया निकालो। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी बराबर क्या बनेगा, 1/2 गुणे आधार। अब आधार क्या लेंगे इस त्रिभुज का, तीनों भुजा में से कोई ले सकते हो, हम ले रहे हैं एफ सी। क्या ले रहे हैं, एफ सी, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ध्यान देना सभी, ऊंचाई पर बात करेंगे तो ऊंचाई ध्यान से देखो सभी, ई एन, ये त्रिभुज जो अभी हमने समझाया था कि बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है ऊंचाई, तो यहाँ भी वो त्रिभुज थोड़ा झुका हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या बन जाएगी, ई एन बन जाएगी। तो इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एन, और ये समीकरण नंबर बन गया 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हुए हैं, 4 समीकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब हम देखो क्या करने वाले हैं, आगे ध्यान देना सभी, इसको मिटा देते हैं और आगे का काम यहां करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी। देखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। लिखते हैं यहां, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। तो कैसे भाग दिया जाता है, देखो बीच में बराबर तो लगेगा ही, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भाग हो जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भाग हो जाएगा, और बीच में बराबर लगा रहेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई को डिवाइड कराएंगे
दूसरे समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ ई, ठीक है। बराबर लगाएंगे अब बीच में। अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 ए ई गुणे एफ एम, 1/2 गुणे ए ई गुणे एफ एम, और बटे में इधर राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 गुणे ई बी गुणे एफ एम, 1/2 गुणे ई बी गुणे एफ एम, ठीक है ना। हमने ये डिवाइड करा दिया समीकरण 1 से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, ठीक है। आगे देखो, इसको फिर से दोबारा ऐसे ही लिखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से ऐसे वापस लिख दो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ ई बराबर, इधर देखो ध्यान से, 1/2 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक, और ए एफ एम और एफ एम भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर ए ई और नीचे क्या बचेगा ई बी, तो ए ई बटा ई बी। कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक समझ में आया ना, बाकी सब कैंसिल हो गए, यही दोनों केवल बचा, ऊपर ए ई बचा नीचे ए बी। इसको समीकरण एक और नाम दे दो और ये समीकरण आपका बन गया 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको समीकरण 3 में समीकरण 4 से डिवाइड करा देना है, ठीक। तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर देखो ध्यान से, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 ये है, वैसे ही डिवाइड कराओ जैसे आप समीकरण 1 में 2 से भाग दिए थे। तो क्या लिखेंगे पहले, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी बराबर। आगे देखो ध्यान से, इधर 1/2 ए एफ गुणे ई एन, 1/2 गुणे ए एफ गुणे ई एन, और बटे में कितना है 1/2 गुणे एफ सी गुणे ई एन, 1/2 गुणे एफ सी गुणे ई एन, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, फिर इस चीज़ को ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस ऐसे उतार लो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी बराबर। इधर ध्यान से देखो सभी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए एफ और नीचे क्या बचेगा एफ सी, और इसे समीकरण नंबर मान लो 6। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आई बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, अब हम थोड़ा रफ करेंगे। इन सब का आपने यूज कर लिया है और 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, तो इधर वाला हम रफ कर देते हैं। देखो, अब समीकरण 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा सभी। 5 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, समीकरण 5 के लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ए एफ ई, और 6 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ भी लिखा एरिया ऑफ ए एफ ई, लेकिन इसके नीचे देखो 5 के हर में एरिया ऑफ बी एफ ई और इसके नीचे हर में एरिया ऑफ ई एफ सी। देखो हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम समीकरण 5 के लेफ्ट हैंड साइड जो है वही समीकरण 6 का लेफ्ट हैंड साइड बना दें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे 2 समीकरणों के तो दोनों के राइट हैंड साइड को भी क्या मान लेंगे, हम बराबर मान लेंगे, और ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर ऊपर तो बराबर है, इस नीचे वाले को और इस नीचे वाले को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज के एरिया को बराबर दिखाना है।
ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सभी। आप लोग ये वाला पहले त्रिभुज देखो, त्रिभुज बी एफ ई, बी एफ ई तथा त्रिभुज ई एफ सी, ई एफ सी। कौन कौन सा त्रिभुज? बी एफ ई और ई एफ सी, दोनों त्रिभुज दिख रहा ना, बी एफ ई और ई एफ सी। ये दोनों ध्यान से देखो तो इन दोनों का एक ही आधार है और वो क्या है? ई एफ। यानी इतना तथा इतना में ध्यान दो सभी कि समान आधार क्या है? समान आधार, समान आधार क्या है? ई एफ है। तथा दोनों समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं BC और EF। ये देखो EF और BC कहो या BC EF को एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? ये वाली और ये वाली, दोनों समांतर हैं। तो यानी समांतर रेखाओं EF और समांतर BC के मध्य स्थित हैं। मध्य स्थित हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि जो त्रिभुज BFE है और त्रिभुज EFC है, EFC है, दोनों समान आधार EF तथा दोनों समांतर रेखाओं EF और BC के बीच में क्या है? स्थित हैं। तो ध्यान दो, जब भी दो त्रिभुज का एक ही आधार बने और दोनों समान समांतर रेखा के मध्य स्थित हों तो दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर हो जाता है, ठीक है ना। कैसे बराबर होता है थोड़ा सा हम समझाना का प्रयास करते हैं आपको। देखो ये जो त्रिभुज है ये EFB, देखो ना ध्यान से देखना, इसका ये क्या बनेगा? ये आधार है और ऊंचाई देखो क्या है इस त्रिभुज का, अगर देखोगे ध्यान से ऊंचाई तो यही ऊंचाई बनेगी, इतना ऊंचा, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर और यहाँ पर इसका पॉइंट आता है तो ये ऊंचाई बनेगी, ठीक। और ये त्रिभुज देखो EFC, उसमें भी आधार वही है और ऊंचाई की बात करेंगे तो वो भी वहीं से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ कोना पर देखो ये त्रिभुज जाके खत्म होता है और ऊंचाई इतनी बनेगी, यही यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों का आधार ऊंचाई समान है तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो हम इस नियम के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि अतः एरिया ऑफ त्रिभुज BFE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज EFC, EFC। और इसे समीकरण नंबर मान लेंगे हम 7, ठीक। तो ध्यान से देखना सभी, 5 के लेफ्ट में देखो एरिया ऑफ AFE, 6 के लेफ्ट में देखो एरिया ऑफ AFE। ऊपर बराबर था, नीचे देखो क्या लिखा था? एरिया ऑफ BFE, और यहाँ क्या लिखा था? एरिया ऑफ EFC। ये दोनों जो आपका है अलग अलग था, लेकिन हमने इस समीकरण में प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी क्या हो गए हैं? बराबर। यानी जो मान इसका है वही मान इसका है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है इसकी वैल्यू और ये जो नीचे लिखा है इसकी वैल्यू, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। और इन्हीं सबके बराबर ये दोनों दिए हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 5, समीकरण 6 तथा समीकरण 7 की तुलना से क्या पता चला भाई कि अगर हम 5, 6, 7 को देखेंगे, सब एक साथ रिलेट करेंगे तो इस समीकरण की मदद से और पांचवें के लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ये दोनों पार्ट आपस में पांचवें छठवें के लेफ्ट वाले क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो तुलना से हम लिख देंगे कि AE बटा EB बराबर, इसमें देखो AF बटा FC, ठीक है ना।
यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये तो प्रूफ करना था हमें, ए ई बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। यही आपका क्या होता है, बीपीटी थ्योरम होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना बच्चों, ये आपका थ्योरम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी खूब सारे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार आप ये थ्योरम बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसमें आगे प्रश्नावली में आने वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।